मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। आज हम डिस्कस करेंगे फिनॉल की बेंजीन रिंग कंटेनिंग रिएक्शंस या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, इस रिएक्शंस के बारे में अपन पहले से नॉलेज है हम लोगों को। 11th क्लास के अंदर हम लोगों से मैकेनिज्म वगैरह किया था। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, वीकर इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये अपने पास एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उन सब के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। वहां पर फर्स्ट जो मैकेनिज्म की बात करें तो फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रिंग के ऊपर अटैक करेगा। सपोज ये कोई भी अपने पास XYZ या हाइड्रोजन जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया कार्बन पे, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करता है। और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उस केस में क्या बनेगा, ये अपने पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है। जब कंप्लीट रेजोनेंस होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है एंड फाइनली वापस ये यहां पर आ गया। तो ये जो अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज है, मूव कर रहा है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इट्स आल्सो कॉल्ड वेलेंट इंटरमीडिएट। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अपन, वेलेंट इंटरमीडिएट। ये जो वेलेंट इंटरमीडिएट है, इससे अब ये हाइड्रोजन H+ आयन के फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसमेंट है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में रिड्यूस जाएगा और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हेलो एरिन्स के अंदर। वहां पर मैकेनिज्म आया था। 11th क्लास का जो सेक्शन था अपने पास एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन जो था, वहां भी अपन ने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उनका मैकेनिज्म को डिस्कस किया था। ठीक है। तो आई थिंक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मींस क्या है वो अपना क्लियर हो चुका है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है और वीकर इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है अपने पास वो ये है कि जो फिनॉल है उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है फिनॉल के अंदर, तो उस केस के अंदर फिनॉल जो है उसका क्या डायरेक्शन होगा, क्या डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा। क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है कि अगर सपोज करो बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी कोई सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है और अब इसके अपन ने अगेन रिएक्शन किया, तो उस केस में जो नेक्स्ट ग्रुप अटैच होगा बेंजीन पे उसको डायरेक्टेड कौन करेगा, जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप है। ये जो X ग्रुप है जो पहले से बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, वो इस न्यू कमिंग ग्रुप को डायरेक्टेड करेगा कि आपको कहां पर ऐड होना है, ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होना है, मेटा पे ऐड होना है या पैरा पे ऐड होना है। ठीक है। ऑर्थो, मेटा या पैरा पे ऐड होना है। ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन क्या है, ये जो ग्रुप अटैच है ऑलरेडी, इसके रेस्पेक्ट में जो एडजेसेंट पोजीशंस होती है, ये जो एडजेसेंट पोजीशंस हैं, इन एडजेसेंट पोजीशंस को बोलते हैं अपन ऑर्थो पोजीशंस। ठीक है। ये जो पोजीशंस हैं वो कौन सी हैं, ऑर्थो पोजीशन है अपने पास। ठीक है। अल्टरनेट पोजीशंस जो होती हैं इनको बोलते हैं अपन मेटा पोजीशंस, और ये जो अपने पास अपोजिट पोजीशन है इट्स कॉल्ड पैरा पोजीशन। तो यहां पर ये जो ग्रुप है ऑलरेडी जो अटैच ग्रुप है वो डायरेक्टेड करेगा न्यू कमिंग ग्रुप को कि ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होना है या मेटा पे अटैच होना है या पैरा पे अटैच होना है। ये जो पॉइंट है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में, डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप ऑन बेंजीन।
ठीक है, ये अपने पास हेडिंग था कि सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप का क्या डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है, वो अपन ने पहले डिस्कस किया था 11th सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब देखो यहां पर अपन फिनॉल की बात करें तो यहां पर X के फॉर्म में क्या आ गया, फिनॉल आ गया। तो फिनॉल जो है उसका कौन सा डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा या पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा या मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा, वो अपने को देखना है। तो यहां पर अपन ने क्या देखा कि जो फिनॉल है, ये फिनॉल का पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होता है या पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है, और जिनका पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है उसमें जो लॉन पेयर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप से दूर जाता है। ठीक है, यानी बेंजीन रिंग की तरफ मूव करता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेंजीन रिंग की तरफ मूव करेगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया इस पे, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। देन ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर डोनेट करके इसके साथ बॉन्डिंग किया, यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस पे आ गया नेगेटिव, यहां क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे मूव किया, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और फाइनली अपने पास वापस सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहां पर अपन ने क्या नोट किया कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है फिनॉल की, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यानी बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो उस केस के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज कहां पर अट्रैक्ट होगा, कहां पर अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज, किस जगह पे उसकी अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां पर या जहां नेगेटिव चार्ज है वहां पर। तो देखो क्लियर है अपने पास कि सेम चार्ज रिपेल करता है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे तो अटैक कर नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जहां पर होगा उसके साथ अट्रैक्शन फोर्स शो करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड होता है। यही रीजन है कि फिनॉल जो है वो कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। इट मींस कि जो भी अपने पास सब्स्ट्रिंग ग्रुप आएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है और ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर है, तो अपने पास एक क्वेश्चन बन गया कि फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, व्हाई फिनॉल गिव्स ओनली ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केवल चेंज किया है अपन ने, लैंग्वेज को चेंज किया है। फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, व्हाई, तो व्हाई जब आएगा तो अपन कहेंगे ड्यू टू द पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, दैट्स द रीजन इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड इट्स कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, OH ग्रुप जो होता है बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। अपन ने देखा ना यहाँ पर पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट है, तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन को। ठीक है, और बेंजीन को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस ये क्या कर रहा है, बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो एक क्वेश्चन और बन गया, फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन
टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन हेलो एरिन डिस्कस किया था। मैंने क्या कहा था हेलो एरिन के अंदर कि क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्लोरोबेंजीन तो लेस रिएक्टिव था, बट फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रीजन, क्योंकि फिनॉल के अंदर जो चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज है, वो ऑक्सीजन अपना लॉन पे डोनेट करके पॉजिटिव रेसिड्यू इफेक्ट के थ्रू बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। इसलिए ये एक्टिवेटिंग रिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन के कंपैरिजन में हायर होती है। क्लियर है? अब देखो, ये तो हो गया अपने पास इसका रीजन कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हो रहा है। अब अपन पॉइंट पे आते हैं, इसकी रिएक्शन से बात करें। तो अपन ने बात किया कि साहब ये तो जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर रहा है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, और बेंजीन के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है। तो देखो, बेंजीन का अगर अपन हैलोजिनेशन करें तो किसकी प्रेजेंस में करते हैं? लुईस एसिड की प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, बेंजीन का जो हैलोजिनेशन होता है वो हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं? लुईस एसिड की प्रेजेंस में। लुईस एसिड्स के फॉर्म में क्या लेते हैं अपन? FeCl3, FeBr3, इसको अपन यूज में लेते हैं। बट यहाँ फिनॉल के केस के अंदर ये जरूरी नहीं है कि अपन लुईस एसिड यूज में लें। अब बताओ, क्वेश्चन फिर बन गया अपने पास, लैंग्वेज चेंज हुई, केवल क्वेश्चन वो का वही है अपने पास कि बेंजीन का हैलोजिनेशन लुईस एसिड्स की प्रेजेंस में है, बट फिनॉल का हैलोजिनेशन करने के लिए लुईस एसिड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेंजीन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए पोलराइजेशन करना पड़ता है, लुईस एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट फिनॉल जो है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, इसलिए ये विदाउट FeCl3, विदाउट FeBr3, विदाउट एनी लुईस एसिड की प्रेजेंस में ही रिएक्शन कर लेगा और हैलोजिनेशन प्रोडक्ट बनाता है। अब देखो हैलोजिनेशन प्रोडक्ट क्या है इसके। इफ फिनॉल react with halogen, suppose मैंने लिखा ब्रोमीन, react with bromine in non-polar solvent like carbon disulfide, carbon tetrachloride, then substitution only occurs ortho or para position and gives ortho bromophenol or para bromophenol. But if phenol react with bromine water, then substitution occurs all the ortho and para position of phenol and gives 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, देखो अगर अपने पास इनर्ट मीडियम में नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन कर रहा है तो उस केस में अपने पास केवल ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है। बट अगर यहां पर अपन सेम रिएक्शन जो है वो अगर अपन ने ब्रोमीन वाटर के साथ किया तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस केस में जितनी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो हैं उन सब पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और क्या बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब अपन एक्वस Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो एक्वस सॉल्यूशन है वो फिनॉल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये जो वाटर है पोलर सॉल्वेंट है, ये क्या करता है? फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देता है। और हम लोगों को पता है कि फिनॉक्साइड आयन जो होता है उसकी रिएक्टिविटी फिनॉल से भी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि फिनॉल तो अपना लॉन पे डोनेट करता है, लेकिन फिनॉक्साइड आयन पे क्या होता है? एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, लॉन पेयर तो है ही, साथ में क्या है? नेगेटिव चार्ज भी है, यानी इलेक्ट्रॉन की बाढ़ आई हुई है इसके पास, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली डोनेट करता है और बेंजीन इनको बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। इसलिए यहां पर जब वाटर ब्रोमीन वाटर लिया तो फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो गया? फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया और जिसका नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड होता है, जिससे इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है और जितनी भी ऑर्थो पैरा पोजीशंस हैं उन सब पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो ये अपने पास केस हो गया ब्रोमीन वाटर का। और अगर अपने पास नॉन पोलर सॉल्वेंट तो हमें पता ही है
नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस के अंदर रिएक्टिविटी डिक्रीज जाएगा, ठीक है, क्योंकि Br2 मॉलिक्यूल जो है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा, आयंस का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता इजीली, इसलिए ऑर्थो पैरा पे फॉर्मेशन होगा, ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल का। यहां पर भी पैरा जो प्रोडक्ट होता है वो अपने पास हमेशा मेजर प्रोडक्ट है और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। जो अपने पास ऑर्थो और पैरा कंपाउंड है, इसके अंदर पैरा कंपाउंड जो होता है वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है और जो ऑर्थो कंपाउंड है वो हमेशा क्या होगा, अपने पास माइनर कंपाउंड होगा। रीजन क्या है, अपने पास सेम रीजन है। ऑर्थो पे क्या होता है, ऑर्थो पे अगर Br आएगा तो स्टेरिक हाइंड्रेंस होगा और स्टेरिक हाइंड्रेंस होता है, इसलिए अपने पास जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मेशन कम होगा, यानी ऑर्थो माइनर कंपाउंड होगा और पैरा जो है वो मेजर कंपाउंड होता है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, अपने पास फर्स्ट रिएक्शन था हैलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अपन करते हैं इसके अंदर अब नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। सेम चीज चल रही है अपने पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही अपन डिस्कस कर रहे हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर अपन नेक्स्ट करेंगे अपन नाइट्रेशन रिएक्शन। मैं लिखा यहां पर नाइट्रेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, नाइट्रेशन में क्या होता है, मैंने क्या किया, फिनॉल लिया और फिनॉल का डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कर दिया, ठीक है। डाइल्यूट HNO3 के साथ अपन ने इसका रिएक्शन किया, तो उस केस में क्या होगा, अपने पास ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। बट अगर यही केस अपन किसके साथ लें, कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का जो स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, अगर उसके साथ रिएक्शन करें तो सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, देन फॉर्म 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इट्स आल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट HNO3 के साथ ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है, बट अपने पास अगर कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करें तो उस केस के अंदर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है। यहां पर जो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बना, ये मेरे पास ऑर्थो प्रोडक्ट है और ये पैरा प्रोडक्ट है, इनको अपन इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सेपरेट करेंगे अपन, कि यहां पर जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो वोलेटाइल होता है अपने पास, ठीक है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो अपन स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू ऑर्थो और पैरा दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अब पॉइंट क्या आया कि ऑर्थो का जो अपने पास बॉइलिंग पॉइंट है वो पैरा के कंपैरिजन में कम क्यों है, तो अपने ये बात देखा है कि स्टीम डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट आउट कर दिया अपने। कैसे कर सकते हैं भाई, तो ये कहा कि यहां पर जो अपने पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। कौन सा होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जबकि जो पैरा कंपाउंड्स होते हैं, इन पैरा कंपाउंड्स में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये हाइड्रोजन है, ये सेकंड मॉलिक्यूल आ गया, ये इसके साथ, ठीक है। तो यहां पर अपने पास दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, बट इस केस के अंदर क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि यहां पर क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा एसोसिएटेड फॉर्म में होते हैं, और ज्यादा एसोसिएटेड फॉर्म में होता है तो उस केस में उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है। क्लियर है। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है उसको स्टीम डिस्टिलेशन से अपन सेपरेट कर सकते हैं। रीजन, क्योंकि ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इनके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि पैरा के अंदर क्या होता है अपने पास, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच रहता है। उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये तो वोलेटाइल नेचर शो नहीं करेगा स्टीम डिस्टिलेशन में और ये इजीली वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया
सेपरेशन स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू। अगर कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 का मिक्सचर लेते हैं तो उस केस में क्या बनता है अपने पास, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप हायर क्लासेस की बात करें तो हायर क्लासेस के अंदर कुछ और अपने पास टॉपिक्स आते हैं। क्या टॉपिक्स आते हैं, ये कहा जाता है कि HNO3 जो होता है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, और अगर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उस केस में ये तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो अपने पास नाइट्रो कंपाउंड कैसे बनेगा। ठीक है, तो उस केस के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जो फिनॉल है उसका एक्चुअल में पहले रिएक्शन HNO3 से नहीं करा के अपन किससे कराते हैं, नाइट्रस एसिड से कराते हैं। जो हायर क्लासेस है वहां पर आप देखेंगे इस चीज को कि HNO3 जो है वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो क्या करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिएक्शन किससे करते हैं अपन, नाइट्रस एसिड से करते हैं। और जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोसोफिनॉल बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। और फिर ये जो नाइट्रोसोफिनॉल है ये अपने पास HNO3 के साथ रिएक्शन करता है और नाइट्रो कंपाउंड बनाएगा और नाइट्रस एसिड जो है वापस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो होता है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देगा, और अगर फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर दिया तो भाई उस केस में क्या होगा, अगर फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देगा तो उस केस के अंदर अपने पास मोनो सब्स्टिट्यूटिंग प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, तो मोनो सब्स्टिट्यूटिंग प्रोडक्ट अगर नहीं बना तो फिर रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या किया जाए अपन, तो अपन करते ये हैं कि अपन जो नाइट्रस एसिड है उससे पहले अपन रिएक्शन करते हैं। जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोसोफिनॉल बनता है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, और फिर ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोसोफिनॉल को अपन डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे बनेगा नाइट्रोफिनॉल। तो यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है वो कंट्रोल कर लिया अपन ने HNO3 का। अगर डायरेक्ट HNO3 रिएक्शन करते तो उस केस के अंदर ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो कम बनता है, अमाउंट कम होता है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है। सेम सिचुएशन भाई अपने पास आई किसकी, पिक्रिक एसिड के साथ आ गई। तो पिक्रिक एसिड के केस में क्या करते हैं अपन, जब पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं तो पहले अपन उसका सल्फोनेशन करते हैं। ठीक है, फिनॉल का पहले सल्फोनेशन करते हैं और सल्फोनेशन करने के बाद फिर नाइट्रेशन करते हैं। तो पहले सल्फोनेशन करेंगे तो ऑर्थो और पैरा सल्फोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, और फिर अपन उसका नाइट्रेशन करके 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये थोड़ा सा अपने पास लेवल हायर लेवल है बीएससी क्लासेस के अंदर, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये पॉइंट आता है। ठीक है, 11th और 12th के अंदर केवल इतना ही सिंपल सा पॉइंट अपने पास, डाइल्यूट के साथ किया ऑर्थो पैरा बन गया, कंसंट्रेट के साथ किया पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ऑर्थो पैरा को स्टीम डिस्टिलेशन सेपरेट आउट कर सकते हैं क्योंकि ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जबकि पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो स्टीम डिस्टिलेशन से इनको अपन सेपरेट कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये अपने पास सिंपल 11-12 का टॉपिक था। और हायर कंसेप्ट्स की बात करें तो मैंने बता ही दिया आपको कि HNO3 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है, तो उस केस के अंदर पहले नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके देन अपन नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई थिंक ये जो नाइट्रेशन रिएक्शन है वो आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। नाइट्रेशन रिएक्शन बनने का डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन हो रहा है और नाइट्रो कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट केस के अंदर सल्फोनेशन। जो अपने पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, दैट्स सल्फोनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सल्फोनेशन रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है अपने पास, अपन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ फिनॉल का रिएक्शन करते हैं। ये मेरे पास फिनॉल है, इस फिनॉल का रिएक्शन किससे किया अपन ने, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन किया। अगर ये जो रिएक्शन है वो 288 टू 293 केल्विन टेम्परेचर यानी लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है, तो उस केस के अंदर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और अगर यही रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे होता है तो थर्मोडायनेमिकली जो कंट्रोल रिएक्शन है, थर्मोडायनेमिक के बेसिस पे अगर बात करें तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन जो होगी उसके अंदर यहां पर पैरा आइसोमर का फॉर्मेशन होगा।
यानी हाई टेम्परेचर बनता है पैरा प्रोडक्ट और लो टेम्परेचर बनता है ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोगों को पता है कि रिएक्शन जो होती है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है, कंट्रोल जो होती है रिएक्शन, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक थर्मोडायनेमिक फैक्टर होता है, दूसरा काइनेटिक फैक्टर होता है। काइनेटिक फैक्टर पे कैसे डिपेंड करता है? काइनेटिक फैक्टर जो होता है वो केवल ये बताएगा कि रिएक्शन की स्पीड क्या है, कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जो रिएक्शन इजी वे में जल्दी कंप्लीट होता है वो काइनेटिकली फेवरेबल रिएक्शंस होती है, फिजिबल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, और जो अपने पास रिएक्शंस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है वो काइनेटिकली लेस स्टेबल होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रस्टिंग प्रोसेस है, वो काइनेटिकली फेवरेबल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक के बेसिस क्या कहते हैं अपन, अगर कोई रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टर के कंपैरिजन में स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, जिसमें अपन एंट्रोपी को डिस्कस करते हैं, एंथैल्पी को डिस्कस करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को डिस्कस करते हैं। तो थर्मोडायनेमिकली अगर कोई रिएक्शन पॉसिबल है तो वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। ठीक है, और कुछ रिएक्शन काइनेटिकली होता है तो अपन काइनेटिक के बेसिस पे बात करते हैं। नॉर्मली अपन जो रिएक्शंस कर रहे हैं ये काइनेटिकली फेवरेबल रिएक्शंस हैं, फिजिबल रिएक्शंस हैं और थर्मोडायनेमिकली भी। बट यहाँ पर इस केस के अंदर अपन ने क्या कहा कि लो टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन के अंदर ऑर्थो प्रोडक्ट जो है प्रीडोमिनेट होता है और हाई टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये अपने पास सल्फोनेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट अपने पास सिंपल सी है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जो स्टूडेंट्स आप लोगों ने हेलो एलिन्स में भी किया था। सेम वही रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट फिनॉल का रिएक्शन किया अपन ने, alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3, that it's called alkylation reaction। तो उस केस में क्या होगा, जो एल्काइल ग्रुप है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैच होगा, so it's called ऑर्थो एंड पैरा क्रिसॉल। ठीक है, ऑर्थो और पैरा क्रिसॉल का फॉर्मेशन हो गया। और अगर यही रिएक्शन अपन ने एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में किया, then it's called acylation reaction। then acyl ग्रुप जो है वो अटैच होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन। it's called ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिडोफिनॉल। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ कॉमन रिएक्शंस थी फिनॉल की, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। फिनॉल की रिएक्टिविटी की बात की अपन ने, उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस की बात की अपन ने कि फिनॉल की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें अपन ने हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जिसमें एल्काइलेशन और एसाइलेशन है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम लोग करेंगे इसी कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस, जैसे प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो होता है उसमें केवल रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। देन अपन फॉर्माइलेशन रिएक्शंस करेंगे जिसमें अपन डिस्कस करेंगे गैटरमैन रिएक्शन को, रायमर-डायमंड रिएक्शन को एंड डफ रिएक्शन को। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है जिसमें कोल्बे रिएक्शन और रायमर-डायमंड रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन अपन करेंगे कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो फिनॉल की अभी काफी सारी प्रॉपर्टीज बाकी हैं, काफी सारी रिएक्शंस बाकी हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। हम ये रिएक्शंस जो है कंटिन्यू अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने से बोरिंग होता है। ठीक है, बोरिंग वीडियो बन जाएगा अपने पास 45-1 आवर का अगर वीडियो बनाएंगे तो स्टूडेंट्स को जो है बहुत ज्यादा बोर होता है, इसलिए अपन ने केवल हाफ आवर का या 25 to 30 मिनट्स का जो है वीडियो अपने क्रिएट किया है। छोटे वीडियो है ताकि अपने को देखने में इजी रहे, समझने में इजी रहे। तो ये अपने पास था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम करेंगे इसकी कुछ स्पेसिफिक अदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेंगे और कंडेंसेशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।